एमएमए बेसिकली है दैट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। सो इसके अंदर किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, मुay थाई, जिजित्सु, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जूडो। सो जूडो, तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। मैंने एक चीज देखी है कि इंजीनियर्स जितने होते हैं सबको ना अलग ही स्किल होती है, कुछ ना कुछ एडिशनल करते आते हैं आपकी फिल्म इंडस्ट्री पे। सिंगर है सिंगा बाजी, उनको ट्रेन किया है। हमारी पंजाब की शान सुनंदा शर्मा, उनको ट्रेनिंग दी उनको है। तो आप अभी भी ट्रेन कर रहे उनको हैं। अभी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद लास्ट मैंने माहिरा शर्मा को सेशंस दिए थे, माहिरा शर्मा या जो बिग बॉस में थे जी। उसके बाद हार्डी संधू सर, मतलब लिटरली उनकी पर्सनैलिटी ही इज अमेजिंग। ऑथर हैं श्री अक्षत गुप्ता जी। अक्षत गुप्ता, हाँ। मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, तो उनकी एक बात ना मैंने बड़ी गांठ सी बांध रखी है। टाइगर श्रॉफ के साथ आपका क्या मतलब, उनके ब्रांड के साथ क्या लॉजिक? बेसिकली टाइगर श्रॉफ सर ने ब्रांड स्टार्ट किया था मैट्रिक्स फाइट नाइट, जो कि इंडिया में अगर एसएफएल के बाद में बोलूं तो वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आपने बोला एमएमए में ब्लैक बेल्ट हो? ताइक्वांडो, ताइक्वांडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट। ताइक्वांडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट जी। बाबा जी मिले, एक ही वर्ड बोला, मैंने बता दूं क्यों आया आपको? समीर को। लेकिन जब हम कहीं ना कहीं भगवान को ना, मैं भूलना शुरू कर दिया था। लेकिन हम भूल जाते हैं भगवान को, भगवान नहीं भूलता। जो बार बार हार रहा हो उसकी स्ट्रिक क्या रहती है? सर अगर जो बार बार हार रहा है ना, तो उसको डेफिनेटली अपनी कमजोरियों पे काम करना पड़ेगा। कर्म कांड पे क्या है? जो भी है कर्म है। कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा इज अ बिच। आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं कुछ उल्टा करके निकल जाऊंगा, कोई नहीं देख रहा है ना। तो अगर मेरा कर्मा गलत होगा, मैं आज बच जाऊंगा, आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली मुझे पकड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, राम भगवान के बाद अगला जो जन्म लिया था विष्णु भगवान ने कृष्ण जी का जन्म लिया था। लेकिन राम जी ने बाली को छुप के मारा था, लेकिन जब वो कृष्ण अवतार में आए थे तो उनको एक तीर लगा था, साक्षात भगवान को पैरों में तीर लगा, और उन्होंने तब जो जिसने तीर चलाया था उसने आके बोला कि भगवान मुझसे घोर पाप हो गया, मैं इस ग्लानि में जी रहा हूँ। तो भगवान ने बोला कि ये मेरे कर्म है, सतयुग में हुआ था, उसको भोगने के लिए मैं इस द्वापर युग में आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और आज जिस शख्सियत को हमने स्टूडियो में बुलाया है उनकी तारीफ के लिए मेरे पास हमेशा ही शब्द कम पड़े। पेशे से वो एक एमएमए फाइटर हैं, दिल से श्री हरि के भक्त हैं। पंजाब की सेलिब्रिटीज को उनके प्रोफेशनल शूट्स के लिए एमएमए की ट्रेनिंग देते हैं, उनके फिजिकल फिटनेस पे काम करते हैं, हजारों बच्चों को एमएमए सिखाते हैं, जुजुत्सु के बारे में बताते हैं और कई सारे बच्चों को मुफ्त में अपने जीवन शैली को चलाने का ज्ञान देते हैं। जैसे जैसे मैंने सूरज सर को जाना है वैसे वैसे उनको और अंदर से समझने की उत्सुकता मेरे अंदर बढ़ी है और आज मैं चाहूंगा कि आप भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखें। पॉडकास्ट को पूरा देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते रहिए। सूरज सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल? बहुत अच्छा, ऑलवेज गुड टू सी यू। थैंक यू भाई। तो मैं तो जानता ही हूँ आपके बारे में, बट पहले मुझे बताओ कि एमएमए किधर से आ गया? ये एमएमए का कैसे स्टार्ट हो गया आपका? कैसे, कहाँ से आप एमएमए में घुस गए? कहाँ से? जहाँ तक मैं जानता हूँ आप इंजीनियर भी हो, तो एमएमए किधर से आया? चलो, पॉडकास्ट की शुरुआत में सबसे पहले तो जय श्री राम आपको भी, जय हमारी श्री ऑडियंस राम, को भी। जय। ठीक है। एंड लिटरली आजकल जैसे पॉडकास्ट का एक ट्रेंड आ गया है, आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं आपके पास आया हूँ। एनी हाउ वी गॉट अगेन कनेक्टेड। जी। एंड आपके चैनल के थ्रू ना जाने कितने लोगों को मोटिवेशन मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। सो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू और सो रही मच। बात एमएमए की, तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाता हूँ कि मैं 6 साल की एज से मार्शल आर्ट्स में हूँ। 6 साल जब की मैं एज 6 से? साल का था तब से मैं मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, क्योंकि स्कूल टाइम में हमारे घर में भी माहौल ऐसा रहा है कि फादर साहब कुछ ना कुछ करते रहे हैं, ट्रेनिंग किसी ना किसी तरह की, अखाड़े की हो गई, रनिंग की हो गई। हम्म। देन मामा ने भी अखाड़े में ट्रेनिंग की हुई है। अच्छा, आंटी भी? हाँ, मम्मी ने भी प्रॉपर अखाड़े में ट्रेनिंग की हुई है। मैंने लाठी चलाना अपनी मम्मी से सीखा है। ओके। एंड क्योंकि वो घर का माहौल ऐसा रहा है कि जहाँ से हम कहते हैं ना कि हमारी शुरुआत ही घर से हो जाती है, जैसा माहौल होता है। सो वहाँ से शुरुआत हुई है। स्कूल में मैं कराटे करता रहा हूँ। उसके बाद आई गेस व्हेन आई वाज 8 और 9 इयर्स ओल्ड, तब मेरी इंट्रोडक्शन हुई ताइक्वांडो से।
सो मैं ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हूँ, कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ। इसके साथ देन आई लर्न किक बॉक्सिंग। जी। सो 2010 में जब मैंने एकेडमी खोली थी, उससे पहले यहाँ पर सारा जो ट्रेंड था वो ताइक्वांडो का था। क्योंकि हमने पाक में सीखा है, फिर भवन में लोग करवाते थे, भवन में सीखा है। तो उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया था कि यार दिस इज़ नॉट द फ्यूचर। क्योंकि हम कब तक भवन में करेंगे, ना हमारे पास मैट होते थे, ना पंचिंग बैग होते थे। तो उस टाइम एक ड्रीम था कि एक एकेडमी ज़रूर होगी मेरी आने वाले टाइम में। 2010 में मैंने अपनी एकेडमी खोली थी एंड तब हमें एमएमए का इतना नहीं पता था, बट हम लोग क्योंकि अलग-अलग स्टाइल्स की हैं, बॉक्सिंग सीखी थी थोड़ी बहुत ही, देन रेसलिंग अखाड़े वगैरह एमएमए तो में। अब आने लग गया है, ये 2012 में बताओ ना। बेसिकली 2012 में हमें पता लगा था एसएफएल का, दैट इज़ सुपर फाइट लीग, अच्छा। जिसको उस टाइम पे संजय दत्त सर और राजकुंदर सर ओन करते थे। अच्छा। एंड ये ऑर्गेनाइज़ेशन थी इंडिया प्रॉपर, में होती थी। इंडिया में हाँ, शुरुआत हुई थी। तो उस टाइम पे मुझे था एज़ अ फाइटर जाने के लिए। बट कह लो कि मेबी शायद भगवान को कुछ और मंज़ूर था। वहाँ पर मेरी इंट्रोडक्शन हुई शैलेश सर से। तो मेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि चंडीगढ़ में कितनी अकेडमीज़ हैं? देन आई सेड कि एक भी नहीं है, चंडीगढ़ में अकेडमीज़ थी ही नहीं। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि एक फाइटर का करियर तब तक है जब तक वो जीत रहा है या जब तक उसकी कोई इंजरी नहीं होती। लेकिन एक कोच का करियर ऐसा है कि वो बूढ़ा हो जाए तो कुर्सी पे बैठ के भी बता सकता है। आई डोंट नो, वो चीज़ मेरे को कहीं न कहीं क्लिक कर गई। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन वाइज़ मैंने इंजीनियरिंग की है, फिर मैंने एमबीए किया है। वो चीज़ मेरे माइंड में बैठी कि जिस चीज़ में मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, लेट्स ट्राई दैट। मैंने एक चीज़ देखी है कि इंजीनियर्स जितने इंजीन होते हैं सबको ना अलग ही चुल एग्ज़ैक्टली। होती है, कुछ ना कुछ एडिशनल करते ही क्योंकि रहो। हमारी पढ़ाई ऐसी होती है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग को छोड़ के हम बहुत सारी चीज़ों में घुस सकते हैं। तो उस टाइम पे एमएमए का था, और जो एमएमए बेसिकली है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। सो इसके अंदर किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, मुay थाई, जिउ-जित्सु, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जूडो। सो जूडो, तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। अच्छा, कई सारे लोगों को ना जूडो और जुजुत्सु का बेसिक डिफरेंस नहीं मालूम है। एक्चुअल में इंडिया में सिंपल अगर मैं देसी वर्ड बताऊँ तो उनको पता है जूडो कराटे। हुँ। जबकि जूडो अलग है, हुँ। कराटे अलग है। कराटे की स्ट्राइकिंग टेक्निक अलग है टोटली। जूडो में ज़्यादातर थ्रोइंग टेक्निक्स हैं। बट जो जिजित्सु है उसमें थ्रो के बाद क्या करना है, कंप्लीटली जो ग्राउंड आर्ट है वो है जिजित्सु। ट्रांजिशंस, अलग अलग पोजीशन से गार्ड पास करना, अलग अलग पोजीशन से लॉक लगाना, चोक करना, तो ये सारी चीजें जिजित्सु की हैं। और जूडो में अलग अलग स्टाइल से थ्रो करना। आपने बोला आप एमएमए में ब्लैक बेल्ट हो, ताइक्वांडो, ताइक्वांडो ताइक्वांडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट। ताइक्वांडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट। जी। और कौन-सी बेल्ट होती है? वैसे तो 6 बेल्ट्स होती हैं, व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक। और ये पूरा 3 साल के आसपास आपको लगते हैं पूरा एक कोर्स कंप्लीट करने में। ओके। बट ऐसा नहीं है कि 3 साल में ही हो जाएगा, करने वाले जल्दी भी कर लेते हैं। मेरा मानना ये है कि ब्लैक बेल्ट तब लेनी चाहिए जब आपको फ़ील हो कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं 2007 में ब्लैक बेल्ट अचीव की मैंने, एंड हमारे कोच साहब ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि ब्लैक बेल्ट इज़ नॉट समथिंग कि आप कपड़ा पहन के घूम, ब्लैक बेल्ट इज़ एन एटीट्यूड। आपकी फिटनेस बोलनी चाहिए कि यू आर अ ब्लैक बेल्ट। तो इसका कोई एग्ज़ाम होता है, कोई हाँ, एग्ज़ाम्स होते हैं टेस्ट प्रॉपर। होता है कि ऐसा हर करो बेल्ट तो पे टेस्ट ब्लैक बेल्ट? होते हैं, हर बेल्ट पे व्हाइट, सबसे येलो, बिगिनर ग्रीन, कौन-सा बेल्ट है? व्हाइट बेल्ट, जो व्हाइट कि बेल्ट। सबसे मुश्किल है। व्हाइट बेल्ट सबसे मुश्किल है? सबसे मुश्किल क्योंकि एंट्री लेना ही मुश्किल है। हम सोचते हैं मोटिवेटेड, कभी फ़ील करते हैं, कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट वन्स यू जॉइन, क्योंकि जॉइन कर लिया फिर तो आपका ट्रैक बन गया ना। तो सबसे औखी बेल्ट हम बोलते हैं कि व्हाइट बेल्ट है। एक बार आपने जॉइन कर लिया, जॉइनिंग के बाद आपका माइंडसेट कैसा है, ट्रेनिंग करोगे, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ेंगे, उनसे डील करना, आपके इमोशंस बहुत रोल अप होते हैं, उनसे डील करना। उसके बाद धीरे-धीरे आपका लेवल अप होता है। 3 महीने, 4 महीने बाद येलो बेल्ट, ग्रीन, ब्लू, रेड, असिस्टेंट ब्लैक, ब्लैक। सो ब्लैक बेल्ट में 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे का टेस्ट होता है। फिर उसमें 3 आपका घंटे का टेस्ट है? हाँ, उसमें आपका काफ़ी सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। बोर्ड ब्रेकिंग, टाइल ब्रेकिंग, पंचिंग बैग पे परफ़ॉर्म करना, फाइटिंग परफ़ॉर्म करना, सेल्फ डिफेंस परफ़ॉर्म करना। सो फिज़िकल फिटनेस के साथ-साथ मेंटल फिटनेस उसमें काफ़ी ज़्यादा है। टाइगर श्रॉफ के साथ आपका क्या मतलब उनके ब्रांड के साथ क्या लॉजिक बेसिकली है? टाइगर श्रॉफ सर ने ब्रांड स्टार्ट किया था मैट्रिक्स फाइट नाइट, जो कि इंडिया में अगर एसएफएल के बाद मैं बोलूँ तो वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है। मैंने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम किया है, वाईएफसी था, उसके बाद एसएफएल के साथ भी किया है। देन ये टाइगर श्रॉफ सर की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, एंड लिटरली इंडिया में अगर कोई बोले कि एमएमए को प्रमोट कर रहे हैं अच्छे लेवल पे, सो दैट इज़ एमएफएन। अभी तो दुबई में भी होती है, इंटरनेशनल फाइट्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हुँ। सो आने वाले टाइम में टच वुड भगवान की कृपा रही, क्योंकि बहुत लोग बहुत इट्स अ टीम वर्क। टाइगर श्रॉफ खुद भी बहुत अच्छा ही एथलीट तो है। वो तो नेक्स्ट लेवल एथलीट है। मतलब उनकी मेहनत, लाइक हम लोगों ने अभी लास्ट जो मैंने दिल्ली में मैच देखा था,
दैट इज अमेजिंग। उसको जब बोलो ही इज लाइक रेडी टू परफॉर्म। सो लिटरली रियल लाइफ जिनको हीरो बोलते हैं ना, कि सिर्फ रियल हीरो नहीं है, वो रियल लाइफ हीरो भी है। आप जो इस एमएमए करियर को पकड़ा, तो एमएमए क्यों पकड़ा? बॉक्सिंग भी थी। सी एमएमए का क्या है कि मेरा प्राइमरी गोल, अगर मैं बोलूँ फाइटर्स, तो प्राइमरी गोल इज नॉट टू ट्रेन फाइटर्स। प्राइमरी गोल इज टू इंट्रोड्यूस पीपल कि मार्शल आर्ट हमारी आर्ट है, जो कि अगर मैं आज से 10 साल पीछे चला जाऊं तो लोग अपने बच्चों को भेजने से थोड़ा डरते थे। सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, चोट लग जाएगी, मुंह टूट सकता है। बट ऐसा नहीं है। मेरा मेन जो गोल था वो था ये इस मिथ को तोड़ना, कि ऐसा नहीं है कि मार्शल आर्ट वो ही कर सकता है जो सुपर फिट हो। हमारे पास अभी जो पिछले 2 महीने की बात करूं, तो 2 महीने पहले मेरे पास एक बच्चा आया था जिसको डिसलेक्सिया था। तो उसके पेरेंट ने मुझसे शेयर किया, हमारे हम उसको एज अ चैलेंज लेते कि इन बच्चों को ट्रेन कर, क्योंकि उनको कोई और हैंडल ही नहीं कर रहा। अगर हम गवर्नमेंट एकेडमीज में जाते हैं तो वहां पर पता है कि कोच साहब हैं, उनको अगर वो एक बच्चे को कराएंगे तब भी उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, 100 को कराएंगे तब भी। तो वो पोटेंशियल देखते हैं, एंड ऑब्वियसली वो इतना वहां 200 बच्चों को एक साथ ट्रेन करना। हम्म। बट प्राइवेट एकेडमीज में हमें पता है कि मेरे पास अगर 10 बच्चे हैं, तो उन 10 में से मुझे हर एक को अटेंशन तो देनी है। आपको शुरू से ऐसा फील होता था कि आप ट्रेनर ही बनोगे? मुझे शुरू से ये था कि मैं अच्छा कोच बन कोचिंग सकता हूँ, कोचिंग बहुत अच्छे अच्छी लेवल पे, क्योंकि मैंने रहेगी। काफी सारे कोचेस के साथ सीखा है। हर कोच से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अभी रिसेंटली आपका कौन सा फाइटर अभी हमारा किधर फाइटर गया? रूपक इंग्लैंड गया हुआ है फाइट करने के लिए। ही इज लाइक अमेजिंग पर्सनैलिटी। ही इज 32 और 33 ईयर्स ओल्ड, बट उसे नहीं पता कि गिव अप कैसे करते हैं। और अभी निकुंज शर्मा है। अभी 6 दिसंबर को कंटेंडर सीरीज होनी है, उसमें मेरा फाइटर विष्णु जाएगा। निकुंज है वो ऑलरेडी, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, गामा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। तो कितना टाइम लगता है एक लड़के को केज लेवल एक तक जाने में। फाइटर फाइटर तो देखो आप, मैं शायद आपसे वो सही तरह से सवाल ही ना पूछ पाऊं। एक लड़के को फाइटर बनाने में आपको कितना टाइम सर लगता है? देखिए, फाइटर की डेफिनेशन क्या है कि फाइटर दो तरह के हैं। एक वो है जो रिंग में फाइट करता है, और एक वो है जो सिर्फ स्ट्रीट पे फाइट करता है। तो मेरा ये आंसर होता है कि मैं स्ट्रीट फाइटर नहीं ट्रेन करता। मैं आपको इसलिए नहीं ट्रेनिंग दूंगा कि आपने मेरे पास, मैं ट्रेनिंग देने से पहले मैं काउंसलिंग लेता हूँ। सो मैं काउंसलिंग में उनका माइंड ही रीड करता हूँ कि ये क्यों आना चाह रहा है ना। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसका माइंडसेट क्या है। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रखी हैं। गर्ल्स है मेरे पास जिनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स मैंने सुने हैं कि शादियों में गए हैं, शादियों में कजन्स ने गलत हरकत की है। देन हमारे ऑफिस में बैठ के वो रोते हैं, तब मैं उनको एक चीज बोलता हूँ कि आप अगर 19-20 साल की एज में, 21 साल की एज में सोच रहे हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मार्शल आर्ट आता, तो आप अपने आप को बचा सकते थे, है ना। तो फाइटर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रिंग में फाइट करेगा, रियल लाइफ सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो औखा है। और उसको ट्रेन करने में हम लोग बेसिक टाइम लेते हैं, कि अगर आप मार्शल आर्ट्स के लिए आ रहे हो, 6 मंथ to 1 ईयर का टाइम लेके चलो। हम्म, इसमें आपकी एटलीस्ट इतना बॉडी ट्रेन होता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, हम्म, सिचुएशन को हैंडल करना, वहां से निकलना। दैट इज द मेजर टास्क। जो प्रोफेशनल लेवल का फाइटर, वो फाइट ही नहीं करेगा। अब मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, अगर मेरी कहीं बहस हो जाती है तो मैं ऐसा कहता हूँ, ओके भाई, आप बड़े आदमी है, ठीक है, पहली बारी समझाऊंगा, दूसरी बारी समझाऊंगा। लड़ना इज द लास्ट वेपन। जब मुझे पता है कि नहीं समझ रहा, ठीक है, मैं उसको प्यार से समझा रहा हूँ, सॉरी बोल दिया कि ठीक है मेरी गलती नहीं, मैं फिर भी सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन सामने वाला नहीं समझता, तो फिर ठीक है, अभी आखिरी हथियार है हमारे पास, लड़ना है। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, गन है हमारे पास। तो गवर्नमेंट हमें गन देती है डिफेंस के लिए। वो हमें लाइसेंस टू हैव अ गन दे रहे हैं, नॉट लाइसेंस टू किल समवन। राइट। सो रूल्स हैं, पहला हवाई फायर होना चाहिए, दूसरा पैरों में फायर होना चाहिए, है ना। और गन के रूल क्यों इतने ओके, क्योंकि माइंड सेट, अगर उस बंदे का अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, तो एक गन, एक बुलेट मतलब एक लाइफ, वो एक लाइफ को खत्म कर सकता है। सो सेम हम लोग मार्शल आर्ट्स में देखते हैं कि जब जैसे जैसे आपकी बेल्ट अपग्रेड होती है, तो आपके मेंटल लेवल शांत होना चाहिए। क्योंकि एक फाइटर, हम बोलते हैं एक फाइटर इज अ किलिंग मशीन। एक प्रोफेशनल फाइटर को पता है कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पर मारूंगा तो मैं सामने वाले को नॉक डाउन कर सकता हूँ, मैं इसको बेहोश कर सकता हूँ। एंड आम आदमी से तो लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो, लड़ता वो है जो मेंटली वीक है। लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि वो लड़ रहा है, वो तगड़ा बंदा है, ऐसा नहीं है। लड़ाई वो करता है जिसकी मेंटेलिटी वीक है, वो पहले ही बेचारा परेशान है, कहीं ना कहीं से इरिटेटेड है। मे बी शायद उसको घर में अटेंशन नहीं मिल रही, रिलेशनशिप्स इश्यूज हो सकते हैं। सो लड़ाई का मतलब ये है कि वो मेंटली उसको उसको हैंडल करना बहुत आसान है। एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है सर। मैं खुद भी इतने साल से जिमिंग में हूँ, आप भी मुझे जान रहे हो, जी। मैं भी आपको। तो एक ना, जब बॉडी में ग्रोथ आती है, तो एक अजीब सा ईगो आता है। वो फिर अग्रेशन में चेंज होने से आप इसमें, वो तो एमएमए में भी होता होगा। डेफिनेटली। बंदे की डाइट आपने चेंज करी, रूटीन चेंज किया, खिलाया पिलाया, तो उस
ईगो को कैसे रोकते हो? जो आपके लड़के होते हैं या जो आपकी लड़कियाँ हैं जिनसे आप फाइट के लिए ऑब्वियसली ट्रेन कर रहे हो प्रोफेशनल फाइट्स जी, के लिए, तो वो कैसे बैलेंस करते हो? देखो हमारे मार्शल आर्ट्स में ना एक बेस सिखाते हैं, दैट इज़ यिन यान, यिन कि एंड yang, हाँ, है ना? यिन एंड यान, कि अगर आप में गुस्सा है, तो आपको उतना ही शांत रहना है। चाइनीज़ सभ्यता वाला यिन एंड yang है। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मार्शल आर्ट को ज़्यादातर चाइना से जोड़ा जाता है, बट एक्चुअल में मार्शल आर्ट इज़ द इंडियन, है ना? जो इंडियन चाइना फॉर्म है। में जो शाओलिन टेम्पल है, वो किसी टाइम पे जब फाउंड किया गया था, तो हमारे इंडियन फाइटर ने किया था। एक ऑथर हैं श्री अक्षत गुप्ता जी। अक्षत गुप्ता, हाँ। हाँ, मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, तो उनकी एक बात ना मैंने बड़ी गाँठ सी बाँध रखी है। वो कहते हैं कि देखो हम इंडिया में ना इन्वेंट सब कुछ पहले इंडिया में ही हुआ। एग्ज़ैक्टली। चाहे आप वो देखो चरक संहिता देखो, चाहे हुँ, आप सुश्रुत की सम जिसने जिसको बाद में जाकर के वेस्टर्न कल्चर में आप प्लास्टिक सर्जरी बोलने जी, लगे। वी हैव नॉट बीन अ वेरी गुड मार्केटियर। हमने अपनी एग्ज़ैक्टली। टैलेंट को, हमने अपने आर्ट को बहुत मार्केट नहीं कर पाए हमने। सेकंडली पाजी, हमारे यहाँ पर माइंडसेट ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडियन बहुत अच्छा एथलीट है, हुँ, वो एक वर्कशॉप लगा रहा है हुँ, कि मैं वर्कशॉप लगाना चाहता हूँ, आई वांट टू ट्रेन पीपल, मेरी फीस है ₹500। हुँ, हमारे लोगों का माइंडसेट है कि यार देसी है, ₹500 कौन देगा? वही एक गोरा आके बोलेगा ना, "हे गाइस, आई एम गोइंग टू हैव अ वर्कशॉप, आई एम गोना ट्रेन पीपल, आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस दैट।" मार्केटिंग उनकी अच्छी है। हमारे इंडियन दिल गेट क्रेज़ी। वो बोलेगा हमारे इंडियन ने माँगे थे ₹500, वो बोलेगा 1999, हुँ। एंड हमारे लोग जाएँगे। ये मैंने वो प्रैक्टिकली देखा है। तो कहीं न कहीं वो माइंडसेट हमें ये चेंज करना चाहिए कि अगर हमारा कोई बंदा कुछ बोल रहा है ना, सुनो। अगर हमारा कोई बंदा हमें कुछ सिखाने आ रहा है, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम में बहुत पोटेंशियल है। बट हमारे लोग अगर हमारा साथ नहीं देंगे, तो डेफिनिटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरू इंडिया में हुई, अंग्रेज लेकर गए, पेटेंट करा लिया, एंड देन हमारी चीज़ों की जब कदर नहीं हुई तो खत्म। आज की डेट में अगर मैं जैसे ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि हर 2 महीने 3 महीने बाद मैं ऋषिकेश जाऊँ, तो वहाँ मैं हर बारी मैंने यही नोट किया कि इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स योगा सीख रहे हैं। हमारे इंडियंस को आप लगता है, क्या करते हो ऋषिकेश जाके? मेरा मेन पर्पस होता है वहाँ जाके स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करना। बैठे रहते हो हाँ, मैं गंगा घाट के गंगा किनारे? किनारे बैठता हूँ आराम से, काफ़ी देर तक बैठता हूँ वहाँ पर। आई डू मेडिटेट। बहुत बारी होता है मैं बताता भी नहीं किसी को, मैं निकल पड़ता आप हूँ। मानते हो भगवान में? अरे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो जो मैंने तो है पहले वही, ही बोला आपके हाँ, इंट्रोडक्शन में कि हरि भक्त हैं। तो ये कैसे मतलब आपकी लाइफ में कैसे चलो एक तो ये मुझे एस्पेक्ट समझ में आता है कि आप मेडिटेट करते हो टू काम डाउन योरसेल्फ बिकॉज़ आई हैव सीन योर एग्रेशन। जी। और आपके जो स्टूडेंट थे जो अभी गए, मैंने उनको भी देखा, उनका पंच देखा, ओह निकोन, माय ये इज़ गॉड! ऑसम। अगर वो मेरे को एक पड़ जाए तो मैं 2-3 दिन के बाद ही उठूँगा। तो स्पिरिचुअल तो ये मुझे अपना इतना पता है कि आप ठंडा करने के लिए करते हो। जी। भगवान से क्या आपका मतलब सर, ऐसा कनेक्शन कैसे बैठा मैं है कि बताता हूँ, आज आप जैसे छोटे होते मैंने फ़ादर साहब को देखा है, वो बजरंगबली की बहुत सेवा करते थे। उन्होंने मुझे छोटे होते एक स्टोरी सुनाई थी कि गाँव में वो और मेरे उनके बड़े भाई यानी कि मेरे ताया जी, गाँव के जब वो छोटे थे, कहते वो लोग कहीं गाँव में न्योता आया था जैसे दूसरे गाँव से, फॉर न्योता मतलब एग्ज़ाम्पल, इन्विटेशन? हाँ, इन्विटेशन आया था तो वहाँ गए थे। कहते कितना वहाँ अच्छा पर वर्ड है ना न्योता। न्योता। आजकल हम बोलते नहीं देखो, एग्ज़ैक्टली, मतलब वही चीज़ है कि खत्म हो रही है हमारी चीज़ें। आजकल को किसी को गाँव, ओह माय गॉड! गाँव, न्योता, न्योता, गाँव। है ना? तो वो लोग गए थे, वी आर पापा ने मुझे बताया इनवाइटिंग यू टू दिस पॉडकास्ट तो हम हाँ, ज़्यादा न्योता दे रहे हैं, है ना? चल तो लिटरली उन्होंने बताया था कि वो लोग गए थे, एंड रात को बड़ा आंधी-तूफ़ान सा हुआ रास्ते में, एंड सब हुँ, इधर-उधर बिछड़ गए थे। पापा कहते कि मैं एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा था और मुझे डर लगने लग गया। मतलब बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। तो कहते कि मैं वहाँ से जा रहा था, मुझे एक पेड़ के पास ना, जैसे गाँव में स्थान होते हैं, हुँ, कि एक पर्टिकुलर पेड़ पे वो चौखट सी बना दी, छोटा-सा ईंट रख दी, एंड वही पता है ना, पत्थर में भगवान हर जगह, तो एनर्जीज़ का खेल है सारा। हुँ, हुँ। कहते वहाँ मुझे बस दिखा, मैंने वहाँ जाके माथा टेका था कि हे भगवान, हे बजरंगबली, मुझे घर पहुँचा दो, पेड़ बस। के नीचे रैंडमली हाँ, रैंडम वहाँ पर छोटा-सा मंदिर सा था, वहाँ जा बजरंगबली का था, वहाँ जाके बैठ गए, कहते बस भगवान मुझे कैसे भी करके घर पहुँचा दो। कहते मैं यहाँ मत्था टेका मैंने और मैं उठा, ऑल ऑफ अ सडन वो होता है ना जो इक्का गाड़ी, जैसे आगे बैल है, पीछे बंदा चला रहा है, कहते वो पता नहीं कहाँ से वो उसने बोला कि हाँ बेटे क्या हो गया? तो पापा ने बताया कि मैं गुम हो गया हूँ, ग्रुप था, मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि जाने लगे जब उनके साथ, ठीक है? तो इधर से जो इक्का गाड़ी है उसने क्या किया कि फ़ॉलो करना शुरू किया। उसने ये बोला कि इसको छूना मत, चलता रहे, बातें करते गए।
अब वो बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। कहते जब मैं घर के पास पहुँचा, तो मैंने एक तरफ लेफ्ट देखा कि ये मेरी गली है और राइट देखा तो कुछ भी नहीं था। कहते मैंने आँखें बंद की, भागा वहाँ से, एनी हाउ मैं घर पहुँचा हूँ। चुपचाप जाके बेड पे खटिया होती थी देसी, सो गया। भगवान का नाम लिया, सो गया। सुबह घरवाले सब देख रहे कि कहाँ गया? पापा को लाला बोलते थे, कहते कहाँ गया लाला? तो फादर साहब एंड डैडी सुबह गए, पहले हमारे वहाँ पर जो घर के देवता होते हैं उनको जल चढ़ाया, बजरंगबली को अगरबत्ती दिखाई। कहते वो दिन था और आज का दिन है, पापा ने बहुत सेवा की। मतलब कहते जो हूँ बजरंगबली की वजह से हूँ, प्रॉपर सेवा की है। वो स्टोरी सुनी थी हमने, फिर वो चीज़ें हमने तो घर सीखी। में ऐसे माहौल, मतलब हमेशा ही माहौल वैसे पूजा पाठ भक्ति का? वाला माहौल था, पूजा पाठ का था, पॉजिटिविटी थी, तो हमने भी सीखी। छोटे होते मैं बहुत हनुमान चालीसा पढ़ता था, लाइट चली जाती थी, तो आई यूज्ड टू डू दिस, दिया जला के। कह लो पता नहीं, मुझे नहीं पता वो मैं तो कौन होता हूँ करने वाला, लेकिन भगवान सेवा लेते हैं, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है? बहुत। मतलब आज की डेट में भी अगर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, तो मुझे चीज़ें मतलब इंट्यूशंस होती हैं। ये मैंने बहुत बारी डिस्कस किया है मेरे क्लोज़ेस्ट वन से, है ना? हुँ, तो मैं बताता हूँ उनको कि यार मेडिटेशन एंड नॉट ओनली इंट्यूशंस, मेरा मेन पर्पस होता है कि अगर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर पाऊँ। क्योंकि हर 8 सेकंड में हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। अगर हम मेडिटेट करने बैठ रहे हैं, दिखता बहुत आसान है कि चौकड़ी मार के हुँ, बैठ गए। हुँ, हुँ, हुँ। हर 8 सेकंड में एक एक थॉट नया ही आएगा, एक नया थॉट मैंने आता बहुत है। बार ट्राई किया है, जी, बट तो तो कुछ उस देर तक मैं कर पाता हूँ, बट ऑल ऑफ अ सडन फिर वापस से दिमाग जो है वो एग्ज़ैक्टली, गोल-गोल चक्र क्योंकि में। भ वो भगवान बोलते हैं ना कि मेरी माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तू मेरे पास आना चाहता है, लेकिन मैं माया में इतना फँसाऊँगा, फिर देखता हूँ तू आता है कि नहीं। तो वो मुझे पता है कैसा फ़ील होता है? मैं ना मुझे ऐसा लगता है कि न्यूटन जो है, हुँ, तो न्यूटन ना लॉज़ ऑफ मोशन नहीं, लॉज़ ऑफ लाइफ देके गए हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ देयर एन इज़ एन इक्वल एंड इक्वल एंड ऑपोजिट ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर इतनी पॉज़िटिव एनर्जी है, तो इसके इक्विवेलेंट नेगेटिव भी है। डेफिनिटली होगी। और मुझे पता है कि आपको ये मैंने फ़ील नेगेटिव किया है। का भी कॉन्सेप्ट आपने खुद फ़ील किया है। पॉज़िटिव वाला तो आप मेडिटेट कर रहे हैं और अ, तो एक आपने मुझे किस्सा सुनाया था, चाहता हूँ आप वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर सर करो चलो मैं जिसमें नेगेटिव का अगर मैं बताऊँ ना, तो क्या हुआ था कि मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर आप मेडिटेशन करते हो, तो पिंजौर के पास एक मंदिर है, शिव जी का, वहाँ पर शिवलिंग है। आप जाना ज़रूर, आपको अच्छा कहाँ लगेगा। है पिंजौर में ये? पिंजौर में मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाऊँगा, पिंजौर के आगे एक छोटा-सा गाँव है। तो जो हमारा शिमला वाला हाईवे है, वहाँ से लेफ्ट कट आता है, वहाँ से नीचे-नीचे जाओगे, तो एकदम डेड सा एरिया है। अंदर-अंदर हाँ, अंदर-अंदर जाके एक मंदिर है वहाँ पर। तो किसका हम लोग मंदिर है वहाँ वो? गए, हमने वहाँ पर माथा टेका किसका लिटरली, मंदिर है वो? शिव जी का। शिव जी का। शिवलिंग है और वहाँ की ख़ासियत ये है कि ऐसे पहाड़ सा है, वहाँ से पानी रिस रहा है एंड नेचुरली शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है वहाँ पर। हुँ, ऑल ऑफ अ सडन मतलब ये नहीं पता लगता कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा सा रिस रहा है, बट वो एरिया जो है वो प्रॉपर शिव जी के शिवलिंग की जो वो है, हो रहा है वहाँ पर, है ना? तो उसने मुझे स्टोरी वहाँ पर बताई थी कि आपको वहाँ अच्छा लगेगा। मैं गया वहाँ पर, अच्छा फ़ील हुआ क्योंकि मैं बैठा वहाँ पर नाम जाप किया, शिवलिंग के पास बैठ के मेडिटेट किया। तो मैं फ़ील करता हूँ ये चीज़ क्योंकि मुझे फ़ील होता है। वहाँ से हम लोग गए, मैं था, मेरे साथ मेरे एथलीट्स थे, निकुंज, समीर, राजेश, हम लोग वहाँ से गए। आते-आते हमें राइट हैंड साइड में एक जंगल सा दिखा और वहाँ एक बोर्ड लगा था, काली माता का मंदिर, हम वहाँ चले गए। वैसे ही रैंडमली? रैंडम, कोई प्लान नहीं था, वहाँ चले गए। हमने गए, छोटे-छोटे से मंदिर थे, हमने वहाँ मत्था टेका, वहाँ एक बाबा जी मिले, एक ही वर्ड बोला, "मैनू पता तू क्यों आया है?" जो आपको? समीर को, समीर को? कि मुझे पता समीर है, जो जो मेरा आपकी एथलीट था। अभी जीत के जो हाँ, आया, राइट। तो कि मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है, आजा और बाकियों को भी बुला ले। वो हमारे पास भाग के आया, हम लोग फ़ोटो में खींच रहे थे क्योंकि चलो मत्था टेक रहे हैं, उसके बाद फ़ोटोज़ खींचते हैं। अब हमें बुला लिया वहाँ से, एक कुत्ता वहाँ पर घूम रहा था और मैं उसके साथ खेल रहा था, ब्लैक कलर का बच्चा पिल्ला सा था, मैं खेल रहा हूँ उसके साथ, छोटा-सा बच्चा। छोटा-सा। तो उन्होंने बताया कि आ जेड़ा ना, उन्होंने स्टोरी बताई, कहते कि जब मैं पूजा करता था ना रात के टाइम में, डेली एक गेट सा लकड़ा का नॉर्मल सा गेट था, मैं डेली बंद करता जैसे था। गाँव में होते हैं ऐसे हाँ, लक्कड़ वाले, बैम्बू से यस, लगा यस, दिए यस। और कहते घेर दिया। डेली डेली सुबह टूटा मिलता था अच्छा। और मैं 4-5 बारी यही हुआ। कहते फिर मेरी गरारी अड़ गई, मैं लाया धूना बाबा दा, प्रॉपर कीती पूजा ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੱਲੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ।
और जो मेरे हाथ में पिल्ला था मेरी, हम सब एकदम कहा ये मैं क्या लेके बैठा हूँ, मतलब हम डर भी गए, अलग इमोशन। मैंने उसको तुरंत नीचे किया एंड हम बाबा जी को कहते कुछ नहीं कहना, उतो बाहर ही नहीं जाएगा। कहते जितना मर्जी ट्राई कर लो, ये उस गेट को नहीं टपेगा। फिर हमने अच्छा। प्रैक्टिकली ट्राई किया, चल आजा खेल रहे हैं उसके साथ, वो वहां तक जा रहा है, उससे पीछे है, हम उठा के लेके जाओ फिर वापस आए। तो उस ये चीज हमने बाउंड्री से। एक्सपीरियंस की कि यार ये क्या था। तब उन्होंने बताया कि उसकी आत्मा, और फिर जब धीरे धीरे थोड़ा इन चीजों में घुसे, पढ़ना शुरू किया, वुडू क्या होता है, विच क्राफ्ट क्या होता है, क्योंकि वही बात है ना, हम ह्यूमंस हैं तो एक्साइटमेंट होती है। स्पिरिचुअल जब जाएंगे तो कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है। तो बाबा जी की एग्जिस्टेंस वहाँ पे कैसे है, कैसे नहीं है, मुझे कभी? नहीं पता उनका क्या था, बट हमारे लिए हम लोग कम से कम उनसे 1 डेढ़ महीना मिले हैं। और 1 डेढ़ महीने के बाद जब हम दोबारा गए थे तो वहां पर वो बाबा जी नहीं थे, दूसरे बाबा जी मिले। वो अघोरी टाइप के थे। उन्होंने बोला, फिर हमने बात की, बड़े अच्छे से हमसे बात की। लोगों के माइंडसेट बड़ा गलत है कि अघोरी हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, डरावने होते हैं। हुँ। हमने कहा जब आप ऐसे किसी से मिलते हो ना, तो आपका सरेंडर ही दिख जाता है। किसी भी इंसान, नॉट ओनली, चलो वो तो महान संत आदमी है, आप किसी नॉर्मल आदमी के सामने भी ऐसे करके मिलोगे, हुँ, हुँ, उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। हुँ, हुँ, और वही जगह राम राम भाई क्या हाल चाल, उसकी हुँ। एनर्जी डिफरेंट होगी। तो ये चीजें हमने सीखी है कि कभी भी जाओ, नमस्कार करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी रिसेंट ऋषिकेश में भी हुआ था, तो मैं वहां पर गंगा किनारे बैठ के, लाइक मैं रुद्राक्ष की माला थी तो मैं एक्टिवेट करके, मतलब प्रेयर कर रहा था। एक्टिवेट करके मतलब? एक्टिवेट बेसिकली कि मैंने ये सीखा था कि जैसे मेरे को मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया है, ठीक है, और आई डोंट नो ये क्या है क्या नहीं है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि आई हैव दैट हीलिंग एनर्जी, एंड मैं किसी भी वे से किसी की हेल्प कर पाऊँ तो आई शुड डू दैट। तो मैंने वो रुद्राक्ष की माला को, मतलब मंत्र जाप से कर रहा था। एक्टिवेट करने से क्या होता है? एक्टिवेट का बेसिकली देखो, जैसे अगर ये स्टोन है, हुँ, वो भी छोड़ दो, एक मूर्ति है, हम किसी दुकान से एक मूर्ति लेकर आए हैं, तो वहां पर भी वैसी पड़ी थी, धूल मिट्टी लग रही है, दुकानदार कपड़ा मार रहा है, तब तक वो मूर्ति है। लेकिन जब हम उसको घर में लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको भाव के साथ हम उसकी सेवा करते हैं, तो वो मूर्ति नहीं है वो, फिर वो हमारे घर के एक मेंबर बन जाते हैं। अगर जब हम मंदिरों में जाते हैं तो वहां बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। हुँ। दैट इज ऑल, एंड अगेन एक साइंस है कि कैसे एनर्जीज के साथ उस मूर्ति को इन्वोक किया जाता है। हम अपने भगवान को बुलाते हैं, देवी देवताओं को, उनका आवाहन किया जाता है ना? तो वो एनर्जीज हैं। सेम वही हम जब हम मूर्ति घर में लाते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं मंत्रों से। मुझे इतनी सी नॉलेज है, थोड़ी बहुत ही सी, तो आई थिंक कि हाँ वो मेरे लिए बहुत काम करती है। एंड लिटरली मैंने जिनको भी वो माला दी है, पता लगता है, वो बताते हैं कि नहीं मैंने सर, चेंजेस आए हैं। मैंने सुना अपने शरीर के आपने चक्र भी एक्टिवेट कर रखे हैं। एक्टिवेशन नहीं बोलते इनको, ये है कि हाँ, जब आप मेडिटेशन करते हो, आपको फील होता है। मैं अभी, एक्टिवेशन तो बहुत बड़ा वर्ड है, मैं शायद उसका अभी 0.001% हूँ। बट मुझे लगता है कि अगर हम उस प्रैक्टिस को बढ़ाएँ, देखो मार्शल आर्ट तो मैं कर ही रहा हूँ, वो मेरी फिज़िकल फ़िटनेस के लिए है। मैं 6 साल की एज से कर रहा हूँ, रेगुलर करता हूँ। आज भी मेरा रूटीन है सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठना, नहा धो 4 के, बजे सुबह उठते हो हाँ, आप? चाहे सर्दी, गर्मी, बारिश जो मर्ज़ी हो, रोज़? डेली उठ के नहाओ-धो, पाठ करो। घर में मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, हुँ, उन्होंने मुझे चूज़ किया सेवा के लिए, तो उठ के उनको नहलाना-धुलाना। देखिए पहले मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा, बट वो अपने आप होना शुरू हो गया, वो करने लग जाते हैं। फिर मेरे को एक गुरुजी मिले थे, कहते कि इस बीच वाले फ़ेज़ में मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ही बहुत अलग हो गया। मैं बिल्कुल नहीं, मेरे लिए काफ़ी टाइम पहले एक माइंडसेट था कि कर्म योग है, कर्मा ही है, सब कुछ है। लेकिन जब हम कहीं न कहीं भगवान को ना, मैं भूलना शुरू कर दिया था। जब जब कुछ भी नहीं था, बहुत पूजा होती थी, डेली मंगलवार को मंदिर जाना, आरती, सब कुछ करता था। मेबी शायद उसके बाद मैं इतना बिज़ी हो गया कि मैं भूल गया, मेरी गलती है। लेकिन हम भूल जाते हैं भगवान को, भगवान नहीं भूलता। ऐसे इंसिडेंट्स क्रिएट करेंगे वो, ऐसे इंसिडेंट्स क्रिएट करेंगे कि खुद ब खुद बुलाते हैं। मेबी शायद मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि उन्होंने चूज़ किया मुझे। मैं 20 मिनट नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन कान्हा जी हैं, उन्होंने लगाया सेवा में। तो अब आज मैं अगर अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करता हूँ, उनको कपड़े पहनाता हूँ, उनको बाली पहनाता हूँ, उनको शीशा दिखाता हूँ, उनकी चंदन से सेवा करता हूँ। रात को सुलाते हुए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं, मेरा नागा ना पड़े। रात को सुलाने से पहले उनको डेली गीता के 10 श्लोक सुनाता हूँ अपने लड्डू गोपाल को। उनको सुलाना, उनको लोरी सुनाना। तो मेरे लिए वो भगवान तो ऑब्वियसली वो हैं ही हैं, लेकिन वो मेरे लिए मेरे घर के सदस्य हैं। उनका नाम वासु रखा है हमने। अच्छा, हाँ, हम बोलते हैं वासु, नामकरण किया आपने। नामकरण किया बकायदा। अभी जब जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी में हमने कीर्तन किया था। तो आई फ़ील दैट एनर्जीज़, जब उनका कीर्तन हो रहा था, एक छोटी-सी बच्ची आई, उसने भोग लिया।
मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जब घर पे लोग बोलते हैं कि इंसिडेंट्स ना शेयर नहीं करने चाहिए। आपके साथ अगर कोई लीला हो रही है, कुछ हो रहा है, शेयर मत करो, ये खत्म हो जाता है। बट वही हर किसी का थिंकिंग प्रोसेस अलग है, क्योंकि दिस इज़ द रीज़न मैं हमेशा गाइड करता हूँ ना कि यार एक कुछ ऐसा शौक रखो जिसकी वजह से आपका शरीर चले, एक आधा ऐसा शौक रखो जिससे आपका माइंड चले, है ना? शरीर चलेगा कहते हैं स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेम दिमाग चलता रहेगा तो आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे, क्रिएटिविटी आएगी, है ना? तो हम लोग वर्कआउट को इसलिए ज़्यादा फ़ोकस करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। फिजिकल बेनिफिट, मेंटल बेनिफिट। अब जब एक स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं कॉम्बैट गेम में, तो स्पोर्ट्समैन को जीतना हारना क्योंकि वो जो झेल चुका है वो। अगर किसी ने 10 साल की एज में गेम स्टार्ट की है, तो पहले तो वो एकेडमिक लेवल पे हारेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर फाइटर जीतेगा। एकेडमिक लेवल पे हारेगा, फिर उसको कोच आगे कोच का कितना बड़ा रोल होता है, उसको हार को एक्सेप्ट करना सिखाना। पर आपको नहीं लगता कि एक स्टेज पे जैसे एकेडमिक लेवल्स पे हार गए, उस समय एक बचपन की बात ही अलग होती है ना यार एग्ज़ैक्टली, कि हार गए तो इसकी कोई चक्कर नहीं। हार गए चल कोई बात हुँ, नहीं, अगली बार फिर सही, अरे चलो गोलगप्पे खाते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, व्हेन यू सी द वर्ल्ड अराउंड यू, आपको दिखती है कॉम्पिटिशन, आप उस स्टेज पे आके हारना और कितने लोग उभर पाते होंगे मतलब मेरा खुद का ब्रेकडाउन इतनी बार हुआ है, पता नहीं समहाउ आई फाउंड अ वे जस्ट लाइक यू। बट ये हम शायद बिकॉज मे बी वी आर गिफ्टेड इन दिस सेंस कि हुँ, ब्रेकडाउन के बाद भी उठ जाते हैं। बट मैंने बहुतों को देखा है सर, सिर्फ नहीं झेल कलपते पाते। हुए देखा है। उनको क्या करना चाहिए? सर पता है क्या देखो अब ये हर इंसान का नेचर होता है। कोई डिप्रेशन में होता है तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और कोई डिप्रेशन में होता है तो वो घूमना पसंद करता है ना? हर किसी को ये पता होना चाहिए कि जब मेरे पास कोई नहीं होगा तो कौन-सी वो चीज़ होगी जिसको मैंने करना है। मैं भी बीच में हर इंसान की लाइफ़ में फ़ेज़ आता है, मेरी लाइफ़ में फ़ेज़ आया था। तो मैंने 2 चीज़ें पकड़ी, एक मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा और एक मैंने भक्ति नहीं छोड़ी और वो मेरे को अलग तरह का सैटिस्फैक्शन दे रही थी, अलग तरह का डोपामाइन रिलीज़ कर रही थी, ये तो करना ही करना है। अब अपने पिलर्स आपने स्ट्रांग रखे कि मैंने हाँ, कोई बात नहीं, ये हो रहा है होगा। तो हो रहा है। सर लॉकडाउन में जिम्स बंद पड़े हैं, बट रेंट नहीं बंद हुए। रेंट जा रहा है, बिजली का बिल आ रहा है। तो मैंने एक चीज़ बनाई हुई थी क्योंकि बिज़नेस में तो हमने एक आरडी रखा हुआ था कि कोई बात नहीं अगर 1 साल तक एक भी बच्चा नहीं आएगा तब भी हम इतना बैकअप रखेंगे। लेकिन उस टाइम पे मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। उस टाइम बहुत सारे फेसबुक पेजेज़, इंस्टाग्राम पे मेरे लाइव सेशंस हुए हैं। तो मुझसे बोलते यार सर आपको टेंशन क्यों नहीं है? लॉकडाउन लगा हुआ है, जिम के खर्चे कैसे करोगे? मैंने अपने किसी स्टाफ की सैलरी नहीं काटी थी। जिम्स में टच वुड मेरे पास काम भगवान की कृपा से इतना था मैंने आके लोगों को काम दिया है। क्योंकि जिम वाले जो टिपिकल जिमिंग में थे, जो बिगिनर्स लेवल पे थे, जो 5-5 हज़ार में पीटी कर रहे थे, तो खर्चा निकालने वाली बात थी। तो उस टाइम पे भगवान ने दिया और कहीं न कहीं मैं इतना सा एक सोर्स बन पाया, मैंने आगे दिया उनको काम। तो ये सब चीज़ें बहुत-बहुत कनेक्टेड होती हैं। प्लस इतनी सारी मेडिटेशन शायद इसीलिए कि कभी किसी ऐसे मंच पे हार जाओ। बतौर कोच आपने बहुत लोगों को हारते हुए भी देखा होगा। सर जीत तभी तो बोलते हैं जीत और हार दोनों को एक्सेप्ट करना है। एक एथलीट जो होता है वो रिंग में जीतना भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, हारना भी एक्सेप्ट करेगा। बट वो बोलते हैं ना कि वी आइदर विन और वी लर्न। और कोई लगातार जीतता जाए, एक मैच जीत गया, दूसरा जीत गया, रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती हुँ, है। तब और प्रेशर आ एक जाता है। कोई लगातार हारता जाए, तो दोनों की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? देखो जो जीतेगा उसके जीत से देखो एक बात तो है, हुँ, आप माने नहीं माने, एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन। सेटिस्फेक्शन। आप सर बहुत एकदम वो जो बात बोल रहे हो ना, सेटिस्फेक्शन नहीं बोल सकते, इसको घमंड ही बोला जाएगा। इसका दूसरा नाम नहीं हो सकता यार। देखो सर मैंने बोला ना कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है। अब मैं आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा एक बार ट्रिब्यून में इंटरव्यू आया था, तो जो सब आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, मेरे एंट्रेंस पे मेडल्स का बॉक्स लगा हुआ है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ सब लगाए हुए हैं, जितने भी अब तक 100 150 मेडल होंगे, सब लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ना गोल्डन और ये अच्छा लग रही है, ब्लैक वाले हटा दो। मैंने कहा मतलब? तो उनका मतलब कि ब्रॉन्ज़ वाले हटा दो। आई डोंट नो शायद मेरा माइंड चेक कर रहे थे, क्या था? तो मैंने उनको बोला मैं कहा सर वो मेरे लिए वो ब्रॉन्ज़ की भी उतनी ही कीमत है। क्योंकि पहले मैं ब्रॉन्ज़ पे गया, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड पे। तो मेरे लिए वो ब्रॉन्ज़ बहुत कीमती है क्योंकि हर मेडल की स्टोरी है। बेसिकली इन द एंड ये होता है कि आपका ग्रुप कैसा है,
आपके कोचेस के, संभालने वाले हाँ, कैसे हैं? क्योंकि ये ऐसे-ऐसे एथलीट देखे हैं जो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे एक टाइम पे, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, एक टाइम पे जीत रहे हैं, अच्छा प्राइज़ मनी आ रहा है, एक लाइफ़स्टाइल बनाया एंड उसके बाद कभी एसोसिएशन बंद हो गई या वो ऑर्गनाइज़ेशन बंद हो गई, उनको कोई नहीं जानता, ठक डाउन। जो बार-बार हार रहा हो, उसकी स्ट्रिक क्या रहती है? सर, अगर जो बार-बार हार रहा है ना, तो उसको डेफ़िनेटली अपनी कमज़ोरियों पे काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया अकेला यार, कर ही नहीं सकता वो। बहुत बढ़िया। इतना सही जवाब है, मतलब आपने बिल्कुल सच में दिल खुश कर दिया। देखो मैं भी ऐसे मानता हूँ, अगर कोई सही ढंग से प्रयासरत है, एग्ज़ैक्टली, तो ये नहीं हो सकता कि वो कि ना आप हो। हमेशा हारो, ये नहीं हो सकता। और डेफ़िनेटली, अगर आप बार-बार हार रहे हो, फिर भी आप वही काम कर रहे हो, एक ये कहावत है ना कि आप हारते गए, फिर भी आप मनोबल मत छोड़ो, आप करते रहो। करते तो रहो, सही डायरेक्शन भी तो पकड़ो। वही बात है ना, वो आपको कौन गाइड करेगा? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूट्यूब से देख के पुशअप स्टार्ट कर दिए। हाँ, अब मेरा एंगल ये है, हाँ, तो वो मैं ऐसा ढीठ हूँ कि मुझे लग रहा है मैं ही अच्छा हूँ, हाँ, मैं ही अच्छा हूँ। लेकिन मैं एक दिन पार्क में गया, हाँ, कोई कोच साहब वहाँ पर ट्रेनिंग करा रहे थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये गलत है, हाँ। लेकिन मेरे में अपनी आइडिया कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। हाँ, राइट। तो उस एक समय होता है नहीं मेहनत लगता है। करना, एक होता है राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं, करना। सही, ये 2 गोल पोस्ट हैं और ये फुटबॉलर उधर को लेकर जा रहा है, सही, तो आउट ऑफ द ट्रैक है। बिल्कुल सही। तो उसको एक गोल पॉइंट चाहिए कि यहाँ मारूँगा तो मुझे पॉइंट मिलेगा, यहाँ डिफेंड करना है। सही टाइम पे, सही रास्ता और रास्ता सिखाने वाला, ये एक चेन है। अगर वो हार रहा है, अरे कुछ तो गड़बड़ है, हार रहा है। हो सकता है वो 100% नहीं दे रहा, राइट, हो सकता है कोच नहीं है बिल्कुल उसके सही। पास। आप बिल्कुल मेरे एंटीना 5G मॉडल मैच हो कनेक्ट रहा हो है, गया। ऐसे लग रहा है। अच्छा, कर्म कांड पे क्या है? जो भी है कर्म है। कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा इज़ अ बिच। आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं कुछ उल्टा करके निकल जाऊँगा, हुँ, कोई नहीं देख रहा, हुँ, है ना? बट जिसको हम भगवान बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, वो तो मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रीथ भी एनर्जी है। हम सुन रहे हैं, वो भी एनर्जी है ना? तो अगर मेरा कर्मा गलत होगा, मैं आज बच जाऊँगा, आने वाले टाइम में वो डेफ़िनिटली मुझे पकड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, राम भगवान के बाद अगला जो जन्म लिया था, विष्णु भगवान ने कृष्ण जी का जन्म लिया था। लेकिन राम जी ने बाली को छुप के मारा था। हुँ, जब लॉन्ग स्टोरी मैं उसको शॉर्ट में बताऊँगा, छुप हुँ, के मारा हुँ, था। हुँ, लेकिन जब वो कृष्ण अवतार में आए थे, तो उनको एक तीर लगा था। हुँ, साक्षात भगवान को पैरों में तीर लगा और उन्होंने तब जो जिसने तीर चलाया था, उसने आके बोला कि भगवान मुझसे घोर पाप हो गया, मैं इस ग्लानि में जी रहा हूँ। तो भगवान ने बोला कि ये मेरे कर्म है। सतयुग में हुआ था, उसको भोगने के लिए मैं इस द्वापर युग में आया हूँ। तो आप तो पुनर्जन्म में कर्मा ने, रखते हो सर, बिलीव? देखो अब ये मैं आपसे पूछूँ कि मुझे पता है कि आपको इस चीज़ की बहुत नॉलेज है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, आप बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो पुनर्जन्म वाला। देखो मेरा खुद का तो ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अ, बट मैं ना हाल ही में किसी से मिला, तो होप अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा। होपफुली मैं बहुत जल्दी उनको यहाँ बुलाऊँगा, क्योंकि वो ऐसी पर्सनैलिटी हैं, तो उनसे बात करते हुए जैसे आपके साथ मेरी वाइब मैच होती है, तो उन्होंने मुझे मेरे बारे में 2-3 चीज़ें बोली, कि एक तो मैंने उनको पूछा कि मैं किसी को कुछ समझा ही नहीं पा रहा, ऐसा भी हो रहा है। हुँ, तो कह रहे कि जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम बात कर रहे हो बेटे, वो फ्रीक्वेंसी उनकी नहीं है। ये बात मुझे पंकज जी ने भी बहुत पहले बोली थी। तो पंकज जी ने मुझे कुछ ऐसे बोला था कि पाजी आप अपनी थॉट प्रोसेस को दूसरों के अगेंस्ट में कंपेयर करने का तो सोचना ही मत। हुँ, कोई बात हुई थी हमारे बीच में। दूसरा जो उन्होंने रीबर्थ पे जो बात कही, तो पता नहीं कहाँ से बात चली, कहाँ से नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो, वो खुद एक लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग में एक टीचर हैं खुद भी, और बहुत जानकारी। तो कहते देखो आप एक जन्म लेते हो, अब ऐसे बोलते हैं ना 72 लाख योनियों के बाद मनुष्य का 84 लाख। जन्म, 84 लाख सॉरी, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो कि उनके हिसाब से ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बर्थ के बाद दूसरा बर्थ तुमको 84 लाख योनियां एग्ज़ैक्टली, निकाल के फिर मिलेगा। तो वो कहते हैं कि हर जन्म में तुम्हारी कोई इच्छा होगी। बड़ी डीप बात है, जिसके समझ लग जाए वो एग्ज़ैक्टली। लग जाए। तो इच्छा है तो उसको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कर्मा आया, कर्मा, जो आप कहते हैं कि कर्मा ही सब कुछ है। तो कांड नहीं है वो ऑब्वियसली कि आप कुछ बुरा करोगे, तो उसके लिए वो कुछ करेगा।
और वो इतने दिल से अगर करता है कि मुझे इसको पूरा करना है, तो उसकी विश ना कुदरत की कमांड हो जाती है, और अगर वो उस जन्म में नहीं पूरी हुई तो वो अगला जन्म उसको लेकर आएगा अगला जन्म मिलेगा अपनी प्रीवियस विश को पूरा पूरा करने के करने लिए। के लिए। तो आपकी विशेस पूरा करने को आपको दूसरा जन्म मिलता है। एक एग्जैक्टली। विश पूरी होगी, और उसके लिए अगर तुमने कोई काम किया, जैसे पंकज जी जब शो पे आए थे तो उन्होंने बोला कि आपका अगर अंक मूलांक ये है, यानी बर्थ रेट ये है, हम्म। तो आप में ये क्वालिटीज है। वो उन्होंने मेरे को बोला कि जो आप इस समय जैसे पैदा हुए उसकी क्वालिटी तो आप में है, लेकिन जो पिछले जन्म में तब किया है उसकी क्वालिटीज क्वालिटी भी है। भी तुमको इनकारनेट होकर के मिलेगी, बिकॉज वहां पे तुम्हारी बॉडी का ऊर्जा भी काम कर रहा था। हम्म। और खूबसूरती की जो इंतहा है वो सुनिए, वो कहते हैं कि जिस दिन तेरी सारी इच्छाएं मर गई, तेरा नेक्स्ट जन्म बंद, एग्जैक्टली। क्योंकि फिर तुमको कुछ नहीं चाहिए, तो तुमको मोक्ष चाहिए। तो मैं यार, मेरे तो भाई, मेरी तो उसी टाइम पे मेरा हो गया था राम राम, मैंने कहा माता कहाँ से मिले आप। बहुत कमाल की बात। मेरा लिटरली। गजब का एक्सपीरियंस था। इस पुनर्जन्म के बारे में मैंने भी बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च भी कर रखी है, इंडिया की स्टोरीज भी पता है, बट इस तरह से इतनी खूबसूरती से कोई किसी बात को समझा सके, एग्जैक्टली, समझाने का ये तरीका। बहुत गजब था। तो मुझे तो हो गया भरोसा, मुझे लग रहा है कि मेरा भी होएगा अभी 6-7 और वो पुनर्जन्म बोलते एक ना, बार भगवान रिपीट कहते करता थे हूँ। कि मेरी माया इतनी स्ट्रांग है हाँ, कि तुझे उसको तोड़ के उसको जीत के मुझ तक पहुंचना है। हाँ, अब वो कैसे पहुंचता है वो तेरे ऊपर है। मैं तो माया रचाऊंगा। जो उससे निकल गया मोक्ष, फिर तुझ में मैं, मुझ में तू, हम एक है। यहाँ तक आने का रास्ता है, अब वो तू देख कैसे चूज करता क्या बात, क्या बात। नाम की तरह ही पढ़ दिया आपने तो, है वाह, क्या बात है। अच्छा चलो, आते हैं आपकी फिल्म इंडस्ट्री पे, लाइमलाइट, है। ग्लैमर। तो आप पहले तो ये बता दो, किसको किसको ट्रेन करते हो? काफी सारे लोगों को किया मैंने मैंने सिंगर है सिंगा भाजी, उनको ट्रेन किया है। हमारी पंजाब की शान सुनंदा शर्मा, उनको ट्रेनिंग दी उनको है। तो आप अभी भी ट्रेन कर उनको रहे हैं। अभी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड वो शी इज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। उसके बाद दीपक वर्मा है, मॉडलिंग की काफी हैं। लास्ट मैंने माहिरा शर्मा को सेशंस दिए थे, माहिरा शर्मा या जो बिग बॉस में थे। जी, उसके बाद हाडी संधू सर, मतलब लिटरली उनकी पर्सनैलिटी ही इज अमेजिंग। कुछ मतलब बताओ। अरे बहुत, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले जब तक नहीं मिले थे हम्म, तब तक तो बस सुनी सुनाई बातें हैं। कोई ऊपर से पाजी थोनू नहीं पता होता, इदा दे हुंदे हैं, मुंह नहीं लांदे। अरे भाई, आज हम 4 लोगों में बैठे हैं तो हमें बड़ा लग रहा है कि मजा आ रहा है। ये 4 के 40, और जब 40,000 लोग हर बंदे को फोटो चाहिए, तो भाई राइट, उनका भी एक लेवल है। इरिटेट हो वो जाता भी हूँ। ह्यूमन है ना, वो भी एक हमारे आम इंसान जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। हम्म, लेकिन फिर हम लोग क्रेजी हो जाते हैं, फोटो चाहिए, उसमें खींचातानी में उनके साथ भी बहुत करी ऐसी हो, भी इरिटेट हो जाते हैं। हम्म, तो मैंने जिनको पर्सनली ट्रेन किया है, मैं लिटरली बता सकता हूँ कि मतलब नेक्स्ट लेवल पर्सनैलिटी। सुनंदा मैम है, मतलब वो तो, उनको तो सबसे ज्यादा मजा आता है, ऐसा लगता है मैं किसी बच्चे को ट्रेन कर रहा हूँ। हाँ लिटरली शी इज लाइक, शी इज वेरी क्यूट। मैंने स्टूडियो की फोटोज भी देखी हैं आपकी उनके हाँ, साथ वो में। स्टूडियो में ही आते थे, फिर वहां पर वही, क्योंकि नाम है उनका। हम्म, एंड स्टूडियो में पता है हमारे थे आसपास में कुछ क्रेजी फैन, वो उनकी एक बार गाड़ी वाड़ी के आसपास शायद घेरा घूरा सा डालने को थे। तो हमें भी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी। क्योंकि जब भी मैं किसी भी सेलिब्रिटी को अगर एकेडमी बुलाता हूँ, क्योंकि कई बार कुछ एक चीजें हम पर्सनल ट्रेनिंग में नहीं कर पा रहे हैं। कैसे आते फॉर थे एग्जाम्पल, सुनंदा, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को ना लेके ना 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 ना, कैसे? कोई कोई शोशेबाजी नहीं यार, देर वेरी डाउन टू अर्थ। हाँ, जहाँ शोज हैं ऑब्वियसली वहां पर, बट ट्रेनिंग के लिए तो वो आते थे, उनके ब्रदर आते थे बस, और वो तीनों करते थे। कोई स्पेशल किस्सा शेयर करना है? था एक बार सुनंदा मैम पंचिंग बैग पे कुछ करने की कोशिश में फंस गए थे, उनका पैर लॉक हो गया था। बट वही बात है ना कि देखो, अगर वो ये सोच के करेंगे ट्रेनिंग कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे तो वाह वाली फीलिंग देनी है, तो शायद मेरा नेचर ऐसा है, मैं मना कर दूंगा, सॉरी आई कैन नॉट ट्रेन यू। मुझे अपनी चीज का पता है, एंड ऑब्वियसली आफ्टर नहीं, ट्रेनिंग आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ योर वर्क, है ना, क्योंकि सिंगिंग लाइक इट्स एन अमेजिंग बट यार प्रोफेशन। सेलिब्रिटी तो है ही एंड वो। एंड डेफिनेटली यू आर अ सेलिब्रिटी। स्टूडियो के अंदर मेरी एक कमांड है, एंड टचवुड मेरे, अमेजिंग सिंगर बाय द हाँ वे, मतलब है ना? आज तक किसी भी सेलिब्रिटी ने जिनको भी मैंने ट्रेन किया है, कभी मुझे मुझे ये वाइब नहीं आई कि वो मतलब सेलिब्रिटी वाली चीज दिखा रहे हैं। हार्डी हाडी संधू संधू भाई का थे, तो वो तो आते साथ ही मतलब, और मेरे की हाल चाल, आजो आजो लेट्स स्टार्ट,
ऐसे एकदम से बोलते कंफर्ट, हैं। हाँ, ही इज सुपर्ब। एकदम से इतना कंफर्टेबल कर दिया, अभी मगर आ जाओ भाई। रिसेंट मैंने उनका पॉडकास्ट देखा, जो मैंने देखो, मैं भी पंजाब फ़िल्म इंडस्ट्री को ना थोड़े टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मैंने इनके बारे में नोटिस की है ना, चाहे मतलब आप बिन्नू डिल्लो जी को ले लो, हुँ, चाहे आप हार्डी संधू को ले लो, चाहे आप प्रिंस नरूला को ले लो। प्रिंस नरूला हुँ, बिग पंजाब बॉस से के। ही हैं, यहीं पे उनके ब्रदर के साथ ही मेरी आते हैं। पार्टनरशिप है, हम बालावाली बिग ब्रांच बॉस में। में भी आ चुके हैं, रोडीज़ में भी आ जी, चुके हैं, अभी मेंटोर भी हैं रोडीज़ में। तो मैं इन सबको भी मिला हूँ, चाहे दलजीत उस ऐसे नहीं मिला हूँ कि और पाजी क्या हाल है? हाँ, मैं और पर्सनली। चलो खाना खाते हैं, ऐसे नहीं। बट इन अ वेरी जनरल मैनर प्रिंस के साथ मेरी थोड़ी ज़्यादा बातचीत होती है, क्योंकि थोड़ा-सा हमारा लेवल मैच होता है, तो वो थोड़ी बहुत मुझसे बात कर लेते हैं हुँ, कभी। ऐसे नहीं है कि मैं वो मेरे दोस्त हैं, बट बाय नेचर दे आर सो सिंपल। लिटरली। मतलब आप किसी भी एक्टर को देखो, इतनी सी सक्सेस में ऐसी हवा है। आप मतलब हम रोज़ इंस्टाग्राम पे देखते हैं यार, तो पहले तो जब मैंने इनको देखा इनमें से सबसे पहले मेरी इंटरेक्शन हुई थी प्रिंस से साढ़े 3-4 साल पहले। तो मैंने सोचा मैं इससे बोलूँ, मैं इससे ना बोलूँ, लेकिन मैं बोला तो वो नॉर्मली। बहुत ऐसा नहीं था कि कोई भी कि बाद में बात करते हैं, वो बैठो भाई। अभी भी मिलते हैं तो मैं बोलूँ ना कि यार ऐसा कुछ दिमाग में मेरे फँसा हुआ है। तो अपना एक्सरसाइज़ छोड़ के वो बंदा मेरे साथ बैठ के ही लिटरली टॉक टू मी फॉर 25 मिनट्स। आई ओwe इट बहुत टू होते हिम। हैं, एग्ज़ैक्टली, बहुत होते हैं। आराम से मस्त अपना आराम से बात कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। बीच में कि कोई आया तो वो बोला मैं 10 मिनट के बाद आपसे बात करूँगा। हू एम आई टू हिम? एग्ज़ैक्टली, नोबडी। बट ही इज़ गिविंग यू दैट टाइम। आई एम नोबडी टू हिम। मैं अपनी ज़ोन में जो मर्ज़ी हूँ, उससे मेरा कोई लेगा-देगा नहीं है। वो उसको मैंने कोई पैसा नहीं दिया, मेरा कोई कर्ज़ाई नहीं है। 25 मिनट उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के निकाल के ऐसे एग्ज़ैक्टली, परोस के दे दिए कि ये ले भाई बता। बिन्नू डिल्लो खाना खा रहे थे, मैंने उनको बोला पाजी आपकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है। कहते ओ यार क्या बात है? और मेरे को उसने हग कर लिया। उनको नहीं याद होएगा ये, एग्ज़ैक्टली, हमें मैं याद हमारे रहेगा। लिए फैन मोमेंट है, हमारे फैन मोमेंट से भी ज़्यादा यार, इंसान, एक ह्यूमन। पैसे को कैसे हैंडल करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, हार्डी संधू सर को जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनके गानों के टाइप से भी, और अब वो जिस तरह से गा एक अजीब-सा सूफ़ी-सा कैरेक्टर नहीं सूफ़ी, घुसते जा रहा है उनकी आँखों में एग्ज़ैक्टली, भी। देखो अजीब-सा एकदम शांति है, से शांत-सा नहीं हो जाता बंदा। ठहराव। अभी टीआरएस पे उनका पॉडकास्ट हुआ था, तो ही बस मतलब पहले के उनके गाने देखो, हुँ, अब जो वो गाने एनर्जेटिक, गा रहे हैं सो देखो। आई डोंट नो उन्होंने लुक्स इंटेंशनली ऐसे करे हैं या मैं उनको काफ़ी मेरा देखने का नज़रिया थोड़ा-सा और इंटेंस हो जाता है, मुझे सीखने की कोशिश होती है। कितना कामनेस है यार चेहरे पे उसके, एग्ज़ैक्टली। है ना? बट वही बात है, अब उनके लिए जो नहीं यार सीरियसली जो अभी उसका एटीट्यूड है ना, वो लिटरली, जब हाँ, डाउन टू, मैं बोल रहा हूँ, मैं जब मिला तो मैं, ही इज़ वेरी डाउन टू, लगा ही नहीं, मुझे लगा मैं अपने किसी यार वैली से मिल रहा हूँ। और वो अक्षत ऐसे ही। गुप्ता सर को भी देखो, हुँ, आई डोंट नो कहाँ से है वो, कहाँ से नहीं है। कौन बात करता है यार इंस्टाग्राम, मेरे जैसे एग्ज़ैक्टली, लाखों लोग होंगे। मैं कुछ अगर कहता हूँ उनके बारे में और उनको बताता हूँ, उनका पर्सनल रिप्लाई भी आता है, उनकी पीआर एजेंसी भी है। एग्ज़ैक्टली। तो धरती पे ऐसे लोग भी हैं। एक वो विजय राज आपने देखा है हुँ, कैरेक्टर, किडनी निकाल लिया बे। यार रणवीर, यार उनकी उनकी देखो यार वीडियोज़। एग्ज़ैक्टली, और कुछ ऐसे लोगों की देखो, मैं नाम नहीं पकड़ना चाहता बिल्कुल भी। एग्ज़ैक्टली, अब ऐसा तो कुछ है भी नहीं। फिर भी हवा है। हवा हवा नहीं है भाई साहब, तूफ़ान है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली सर, सक्सेस हैंडल करना भी ना एक आर्ट है, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान आपको यहाँ भी ला सकता है और यहाँ भी ला सकता है। तो वो जो बीच का प्रोसेस है, सक्सेस को कंटिन्यू रखना, उसको होल्ड करके रखना, वो मेन काम है। आप तो बहुत पैसे छाप रहे हो, ये तो मुझे पता है। नहीं भाई, कहाँ। लेकिन अ, इंडिया में आपको क्या लगता है? एमए का जहाँ यूएफसी जैसी फाइट्स हैं, तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट को कितनी जगह मिलने वाली है? आने वाले ओवर द ऑब्वियसली कुछ ऑल ऑफ अ सडन तो होगा नहीं, बट 5 साल का टेन्योर मान के चलो। सूरज कबीर वर्मा को मैं जानता हूँ,
ट्राई सिटी जानते हैं। ट्राई सिटी के बाहर वाले अब जानते हैं, कुछ एरियाज नहीं जानते हैं, बट अगर कोई एक्टर है तो उसको सब जान रहे हैं। साउथ का है, पंजाब का है, तो कितना एमएमए का, क्योंकि स्पोर्ट्स, बतौर स्पोर्ट्स किसी भी चीज को खेलना अच्छी बात है अगर आप आगे पहुंच जाते हैं, पर पोजीशंस इतनी कम है। एग्जैक्टली। मुझे पता है फिजिकल वर्कआउट इज द मोस्ट इंटेंस टाइप ऑफ वर्क विच यू डू ऑब्वियसली। तो ये आसान देखने में लगता है कि बंदा जिम जा रहा है, कसरत कर रहा है, और इतनी मेहनत के बाद अभी क्या कमाई होती है, ये कमाई का कितना स्कोप है। किसी को एमएमए बतौर करियर ज्वाइन करना हो तो सूरज कबीर वर्मा उसको क्या सलाह देंगे, और क्या पैसा वो कमाएगा। वो लड़का जो आज 21 साल का है, 4 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, यानी वो एमएमए के लिए तैयार है ट्रेनिंग के लिए, तो अभी से 4 साल में वो क्या पैसा कमा रहा हो। देखो भाजी, अगर जब बात, अब मुझे डेली कॉल्स आती हैं, मतलब कि दिन की अगर मैं ना बोलूँ तो 8 से 10 कॉल्स नॉर्मल है कि सर हमने मार्शल आर्ट सीखनी है। देन अगर कोई मुझे बोलता है कि करियर बनाना है, मैं 20 साल का हूँ, मुझे करियर बनाना है, तो सबसे पहली चीज आती है कि आप टाइम कितना दे सकते हो ट्रेनिंग को। अगर आप ये सोचो कि मुझे डेली का 1 घंटा करना है और मैं 1 साल में बहुत बन जाऊंगा, तो दैट इज पार्ट नॉट टाइम पॉसिबल। जॉब नहीं है ये, एग्जैक्टली। इसके फुल बहुत सारे टाइम जॉब। एग्जांपल्स हैं। अगर मैं कॉनर मैग्रेगर जो यूएफसी के चैंपियन है, उनकी अगर मैं बात करूं, उनका स्ट्रगल देखो। ही वाज इनटू द प्लम्बिंग, है ना, बट स्ट्रगल था। उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट किया कि तू कर, मैं हूँ साथ में। हम्म, आज के डेट में ही इज द रिचेस्ट पर्सन हम्म, यूएफसी में। अगर देखा जाए यूएफसी को एक लेवल पे बहुत बूम पे पैसा लाने कमाते वाला, हैं, तो वो बंदा नाजायज। है। हाँ, तो मतलब हार्ड वर्क है और उस यार बंदे उस का, बंदे को यार, भाई साहब एटीट्यूड, मेहनत है यार उसकी। मेहनत है। एटीट्यूड तो ही हैज चलो अर्न दैट। वो है। अब आज आप एग्जैक्टली। शाहरुख खान को बोलो कि भाई तुम में एटीट्यूड के, बकवास उसने क्वेश्चन है ना। अर्न, एग्जैक्टली। सलमान खान को बोलने जाओ तुम इतने एटीट्यूड, तो सबसे बात नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो उसका एटीट्यूड होना वो ओवर है थोड़ा, मानते हैं आप, लेकिन जायज है, बहुत जायज मेहनती भी, है। मे भी शायद, क्योंकि वो खुद भी अभी कुछ एक इंटरव्यूज में कहता है, अगर मैं नॉर्मली, कपिल शर्मा शो में जब आया था, कहता है अगर मैं नॉर्मली किसी से बात करूंगा तो वो बात करते हैं, अगला दिन कंधे पे हाथ रखेगा। हाँ। कहता मुझे एटीट्यूड रखना पड़ता है भाई। और जिनको मैं, जो रियल मी को जानते हैं, उनसे तो उन्हें तो पता ही है मैं कैसा हूँ। चलो फुल टाइम वालों की बात करते हैं। एक लड़का जिसको फुल टाइम यही करना है, उसको है कि मेरे को एमएमए फाइटर ही बनने का है, तो देखो आज भाजी, वो मैं कितना बताऊं, पैसा कमाएगा, कैसे कैसे कमाएगा। जो पैसे वाला स्टेज है ना, हम्म, बहुत लेटर ऑन है। बहुत बहुत स्ट्रगल है। लेकिन आज की डेट में मैं बोलूँ, अगर इंडिया से कितने ही फाइटर्स गए हैं, तो हम बहुत कम नाम गिन सकते हैं। मैं लेटेस्ट बोलता हूँ अंशुल जुबली, हम्म। है ना। वो अंशुल जुबली 5 से 6 साल यूएफसी में बहुत परफॉर्म किया बड़ी है, डेब्यू। बातें हो गई हैं अंशुल एग्जैक्टली। जुबली की। और वो भी सोचो ना, 5-7 साल पहले उन्होंने शुरू किया था। वो तो छाती ठोक के कह रहे मैं इसको हाँ, हराऊंगा। चलो कॉन्फिडेंस होना, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस होना दो अलग चीजें हैं। फर्क है। बट बट क्योंकि आई वो, विश हिम ऑल द बेस्ट, हाँ, द बिकॉज थिंग इज बिकॉज इंडिया से एक तो जीती है। इंडियन एथलीट, हाँ, इंडिया को यूएफसी में रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बहुत बात बहुत बड़ी बात, है ना। बहुत बड़ी बात। एंड अभी उसकी कोई उम्र भी नहीं है, जैसे आई बिल्कुल गेस बिल्कुल। 25-26 ईयर्स ओल्ड। उम्र तो सर उनकी आई गेस और भी 50 छोटा होगी है। मेरे हिसाब से, जिस तरह की वो एक्सपीरियंस, फाइटिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो मुझे आने लग वाले नहीं टाइम रहा का है ही इज अ कि स्टार, हाँ। ही इज अ स्टार। अगर मैं देहरादून की बात करूं, अंगद बिष्ट एमएफएन में ही इज लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट फाइटर। तो दिस गेम दो नीड्स, तीन चार सात, इससे ऊपर वाले नाम वाले बकेट में हम कैसे जाएंगे सर, कोई आज एमएमए। पहले आप सैलरी रेंज बिल्कुल बिल्कुल बताओ, देखो साफ भाजी, साफ, सैलरी में बी क्या होता ब्लंट। है, लेवल्स होते हैं फाइटर्स के। जैसे हाँ, अगर मैं आपको एसएफएल का एग्जांपल दूं, ए बी सी 3 कैटेगरीज डिवाइड होगी, ठीक है। कंटेंडर लेवल पे जो होते हैं, तो 50,000 उनको विनिंग अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। आज की डेट में जो प्रोफेशनल फाइटर्स, उनको पर फाइट का 1 लाख भी मिलता है, 1.5 लाख भी मिलता है। उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। प्रोफेशनल फाइट किसको काउंट एक करते फाइट, हो, जैसे किसको एक, काउंट करते जो रिंग के अंदर प्रॉपर 1-on-1 फाइट खेल रहे हैं केज हो, में, इंडिया में वो कौन ऑर्गेनाइज कर होते रहा है। हैं। एमेच्योर लेवल पे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एमेच्योर क्या और होता है। एमेच्योर होता है जिसमें वो पूरा हेड गार्ड, ग्लव्स, शिन गार्ड के साथ खेलते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे सिर्फ ग्लव्स और गम शील्ड होती है, दैट्स इट। सो एमेच्योर फाइट्स, फिर प्रो फाइट्स। आपको सर लगता नहीं है कि ये इस गेम के साथ फेयर नहीं। हाँ, डेफिनेटली। दे अगर दे हम, नीड मोर मैं रिकॉग्निशन। सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें, वो सिर्फ क्रिकेट के भरोसे नहीं बैठी हुई हैं। एग्जैक्टली। क्रिकेट मुझे भी उतना ही पसंद है, इंडिया भी वर्ल्ड कप हारी है, मुझे भी उतना ही उतना ही दुख दुख हुआ हुआ। है जितना आपको हुआ है, जितना राशिफ को हुआ, जितना पंकज भैया को हुआ, जितना बाकी हर हिंदुस्तानी को हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन बाहर के देशों में दूसरे स्पोर्ट्स को हारने का गम भी मनाया जाता है। एग्जैक्टली, हमारे यहाँ पर वो इमोशंस नहीं है। आपकी ये बात की हम ये छोड़ के, आप ये मत सोच के आओ कि ये कमाई होगी।
ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन कंट्रीज़ पे ही क्यों लागू है? हम नेशनली कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसे लोग नहीं हैं या सर हमारी बात नहीं सुनी जा रही या हमारे पास ऐसे एथलीट ही नहीं है जो इस तरह की कॉम्पिटिशन को खेल सकें? क्या प्रॉब्लम क्या है? मेन पता है क्या सर, देखो सबसे पहली चीज आती है फैसिलिटीज की कमी। मैं कह रहा हूँ 14 साल से मेरी एकेडमी है यहाँ पर, है ना। मेरे बिल्डिंग का रेंट ही ऑलमोस्ट 40-50 हजार रुपए के आसपास है। डेड एरिया है, 50 से 60 हजार, 60 से 70 तक पहुंचे रेंट, है ना। उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं है। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट एकेडमीज हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट कह रही है आप 600 रुपए दो मुझे साल का, आप ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जो स्टेडियम छोड़कर आए हैं। कहाँ इतना बड़ा स्टेडियम, कहाँ मेरा 1,000 स्क्वायर फीट का क्यों बिल्डिंग। मतलब ये क्या समस्या है? कोचेस ध्यान नहीं दे पा रहे वहां पर। पंजाब सौ की सौ तो 150 बच्चा आ रहा है। गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को लेकर के इतनी स्ट्रिक्ट है, उनका काम दिख रहा है, मान साहब मेरे भी कर रहे हैं फेवरेट है, एग्जैक्टली। तो हम ये मुद्दा उन तक नहीं पहुंचा सकते? डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं, बट वही बात है ना, हमारे यहाँ पर क्या है। मैंने बहुत देखा है कि एक मार्केट की भी एसोसिएशन होती है, सोसाइटीज हैं आजकल, एक फलाना फलाना सोसाइटी एसोसिएशन है। हमारी वाली गेम में वो यूनिटी, मतलब एडवांस लेवल पे कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट है। मैं एसोसिएशन में रह चुका हूँ, देख चुका हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। वो आपस में चार लोग मिले, चारों ने अलग अलग कर ली, 10-10 एसोसिएशन बन गई, तो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। क्या क्या रिसोर्स लगता है सर एक एमएमए की ट्रेनिंग के लिए? बहुत कुछ आपका, देखो सबसे पहली चीज तो आ गई आपका मंथली फीस ही है। यू हैव टू पे द मंथली फीस, और जो भी आप पैकेज ले रहे हो। सेकेंडली, आपकी डाइट बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ दाल रोटी सब्जी खा के मैं कवर अप कर लूंगा, फाइटर बन जाऊंगा, यू मे बी, बट चांसेस आर लेस। क्योंकि आप वर्कआउट में रगड़ा लग रहा है, अनटिल आपके अनलेस न्यूट्रिशन जेनेटिकली नहीं है, बहुत तो आप स्ट्रांग हो। शायद अभी चल जाओगे 2 साल, 2 साल बाद आपको इंजरीज होनी शुरू हो जाएंगी, तो जो आपने गोल रखा है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो डाइट का खर्चा है। उसके बाद कल को कहीं मैच होता है, कोई स्टेट चैंपियनशिप है, कोई फेडरेशन कप है, कुछ हो रहा है, तो वहां आपको एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। हम्म। ठीक है, जो भी एंट्री फीस है, 500, 2,000, 3,000, जो भी एंट्री फीस है आपको बियर करनी पड़ेगी। फिर वहां ऑब्वियसली चंडीगढ़ से बाहर जा रहे हो तो स्टे का भी करना पड़ेगा। तो बहुत, तभी दैट्स व्हाई आई सेड कि ऐसा कुछ है रिसोर्स जो आपको लगता है कि पंजाब के स्टेडियम में जो पंजाब का है अपना, इस चीज को डेडिकेटेड मोहाली में तो है ही, जी, तो आपको लगता है कि ये चीज तो यहाँ होनी ही चाहिए, ये मिसिंग है? मेरे हिसाब से चंडीगढ़ में ऐसा कोई एक 42 का स्टेडियम है, एक 50 में है, और कोई इतना, और वैसे भी चंडीगढ़ में इतने बड़े स्टेडियम में खाली पड़े रहते नहीं जाते बच्चे। तो सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। मैं जैसे अपनी तरफ आप से, करते हो। जैसे मैं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, हमने एकेडमी में रूल रखे कि कोई फोन नहीं यूज करेगा। हम्म। क्योंकि जब, आज से अगर मैं 7-8 साल पीछे चला जाऊं, तो जब मैं जिम करता था तो हमारे कोच साहब घूम, मतलब जो कोच होता था वो खुद एथलीट रहा है। हम्म। उसने जिंदगी में अच्छे लेवल पे एक टाइम पे अपनी बॉडी बनाई है। हम्म। आजकल कमर्शलाइज हो गया, बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं आपको पता ही नहीं ओनर है कौन, ओनर आएगा सूटेड बूटेड आ रहे हैं। दे आर नॉट ओनर, देर इन्वेस्टर्स, हम्म। है ना। उन्होंने एक अच्छे लेवल पे कर दिया। फिर कहीं ना कहीं जब ओनर का वो दबका नहीं है, तो स्टाफ भी अपने तरीके से कर रहा है। दिस इज द रीजन हमारी अकेडमी में सेकंड रूल भी, हम सप्लीमेंट नहीं गाइड करते अनलेस अनटिल वी डोंट थिंक कि अब नीड है। अगर आप सिर्फ जनरल फिटनेस की ट्रेनिंग कर रहे हो, 1 घंटे की ट्रेनिंग है, तो आपको जरूरत नहीं होती। बट आप चाहते हो कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मुझे मेहनत ज्यादा करनी है, देन यू नीड द सप्लीमेंट थिंग। बट अगर मैं पहले दिन ही बच्चा आ रहा है, मैं बोलूँ कि बेटा तेरे में मुझे पोटेंशियल दिख गया, ये ले डब्बा, है ना, तो कहीं ना कहीं आप वो मिसगाइड कर रहे हो बच्चों को। एज अ कोच आप अपना फर्ज ही नहीं पूरा कर रहे हो। ये आपसे बात करते हुए मुझे टाइम का कुछ पता नहीं लग रहा, देखो भाई कहाँ जा रहा है, कौन सा टॉपिक कैसे कहाँ कहाँ से निकल रहा है, और हर बात में आपके इतने जवाब है यार। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि हम इस तरह से पहले से भी एक दूसरे को जानते, बट इस तरह से आई एम सो थैंकफुल आपने आज इतना सारा समय निकाला, कुछ ऊपर नीचे होने के बावजूद भी हाँ, किसी वो तरह हमें से, पता है। और इतने सारे लोग आपको पॉडकास्ट के लिए अप्रोच कर रहे थे, फिर भी आपने सिर्फ हमें बोला। करनी ऐसी थी कि आपका खुद से फोन आया कि अच्छा बना रहा है, तो नहीं, थैंक यू मैं सो आई आई मच वाज सर। लाइक रियली इम्प्रेस्ड। मैंने आपके जो पॉडकास्ट देखे, मुझे वो बहुत अमेजिंग लगे। जैसे पंकज भाई वाला एपिसोड था, जी। वो मतलब इंटेंस ऐसा बन गया था। मैंने देखा अभी भी आधा ही है, लेकिन वो आधे में भी ना वो कंटिन्यूटी एक बनी रही। हाँ। कहीं ना कहीं होता है ना कि अब जैसे मुझे तो पता है, मैं तो अपनी एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, है ना, लेकिन जब तक आपकी वो कला नहीं होगी उसको एक फ्रेम देने की, तो मैं तो ऐसे ब्लंट बैठा हूँ, मेरे साथ बातें करते रहो, मैं अरे करता आप रहूंगा। ब्लंट कहाँ बैठे हो, मैं बैठा इतनी हूँ, बातें करते रहो, इतनी लेकिन वो अच्छी बातें करते आपकी हो कला आप। है, वो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपकी वो कला है।
बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट रहा सूरज भाई। थैंक यू एक बार भाई। फिर मिलेंगे, मेरा जी भरा नहीं है अभी। पक्का पक्का, जब भी आप बुलाओगे मुझे बता देना, आई एम ऑलवेज हियर। चलो, थैंक यू भाई।